चैप्टर 1। एक शांत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में अचानक एक गहरी सांस की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। एक काले बालों वाला युवक जो अपनी डेस्क पर सो रहा था, झटके से उठ बैठा। उसकी धुंधली आंखें अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने अपनी अकड़ी हुई बॉडी को कुर्सी पर थोड़ा सा खींचा और चारों तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और ध्यान से देखे। गोरे और पतले हाथ थोड़े मुलायम थे, लेकिन मेहनत के निशान साफ दिख रहे थे। छोटे छोटे घाव और हल्की पुरानी चोटों के निशान। फिर से उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे बहुत वक्त बाद उसने कुछ बोला हो। वो धीरे से उठा और इस नए शरीर को ध्यान से देखने लगा। ये बॉडी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने खुद से सवाल किया। उसने फिर से कमरे का जायजा लिया। 4 बंक बेड्स, जिनमें से 2 बेड बेतरतीब थे। 2 डेस्क्स थीं, जिन पर लैपटॉप्स, पुराने लैंप्स और कागजों व किताबों से भरे दराज थे। नीचे चार्जर और एक के नीचे इंडोर स्लीपर्स रखे थे। वह क्लॉजेट्स के बीच में लगे मिरर के पास गया। जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो हैरानी से थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने गोरे चेहरे और बिखरे काले बालों को छुआ। क्या मैं वापस आ गया? उसका दिल मानना चाहता था कि 4 जन्मों के बाद वह फिर से अपने असली वर्ल्ड में लौट आया है, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि बिना सबूत खुश मत हो। इस बॉडी की शक्ल उसके ओरिजिनल शरीर से इतनी मिलती जुलती क्यों है? वो तेज भौहें, तीखे फीचर्स, पतली नाक और वो गहरी, सोच में डूबी आंखें। वो पहले भी ऐसा ही दिखता था। क्या सिस्टम ने उसे दोबारा अर्थ स्टार पर भेजा? उसने अपनी टी शर्ट उठाई और कमर के पास वाला वो खास बर्थमार्क ढूंढा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो ट्रांसमाइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझता था, फिर भी दिल में उम्मीद रख बैठा था। कोशिश करना बुरा नहीं था। अब देखना है कि मैं कौन हूं और ये कौन सा डायमेंशन है। क्या ये बॉडी किसी सन ऑफ डेस्टिनी की है? मेरा मिशन क्या है? उदासी तुरंत गायब हो गई जब उसने खुद को फिर से फोकस किया। उसने आंखें बंद कीं और दिमाग में एक फ्लड की तरह इंफॉर्मेशन भर गई। उसका शांत चेहरा एक गहरी सोच में बदल गया। उसने आंखें खोलीं और लैपटॉप के पास रखे मेल बॉक्स को देखा। दोस्त, अच्छाई हमेशा नहीं जीतती। तुम ये जानते थे, फिर भी हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मैं कुछ एक्सट्रीम नहीं करूंगा। तुमने एक अच्छी जिंदगी की चाहत रखी थी। मैं तुम्हारी अपनी जिंदगी शांति से जीऊंगा। उम्मीद है ये लोग बेवकूफ न हो। मन ही मन उसने खुद को फ्लैग उठाने के लिए कोसा। असल में उसका नाम ऋषि कपूर था और ये उसका 5वां ट्रांसमाइग्रेशन था। अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से उसे ऐसे वर्ल्ड में भेजा गया जहां जादू और तलवारें होती थीं, जैसे फैंटेसी नॉवेल्स में होते हैं। वहां उसने अपने मिशन पूरे किए और एक किंग बनकर जीवन जिया। दूसरी दुनिया में वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में गया जहां एलियन इन्वेशन हुआ था। वहां उसने मॉडर्न मैजिक और स्किल्स से देश को स्टेबिलिटी दी और एक SSS रैंक हीरो बना। तीसरी जिंदगी में वह एक हाईली एक्लेम्ड डॉक्टर बना 3 मेजर फील्ड्स में। उसकी लेगेसी वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह बदल गई। चौथे जन्म में वह एक बड़े बिजनेस फैमिली का अनवांटेड सेकंड सन था। लेकिन डेस्टिनी ने उसी को चुना, जिसने फैमिली की इकोनॉमी को संभाला और गलतियों को सुधारा। उसकी सारी अचीवमेंट्स उसके हौसले, प्रतिभा और उन सिस्टम्स की मदद से थीं जो हर वर्ल्ड में उसे मिलते थे। अब वह एक ऐसे वर्ल्ड में है जहां की बॉडी उसकी ओरिजिनल बॉडी से काफी मिलती जुलती है। उसके वर्ल्ड में वह एम्पायर में रहता था,
एक यूनिफाइड नेशन जो कल्चर और टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखता था। वो एक प्रॉमिसिंग सीईओ था जब सिस्टम ने उसे उठा लिया। अब वह बॉबी कुमार नाम के एक 23 साल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के शरीर में है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। उसकी मेमोरीज से लगता है कि वो सोसाइटी के लोअर टू मिडल रंग में आता था, लेकिन उसकी शक्ल पर लोग ध्यान जरूर देंगे। उसकी हाइट एवरेज थी और बॉडी नेचुरली फिट थी, जबकि वह दिखने में बुकवर्म लगता था। यहाँ 3 क्वालिटीज बहुत मायने रखती थीं: ग्रेट लुक्स, स्मार्ट और वेल्थी। इनमें से कोई एक न हो तो दुनिया अलग ही व्यवहार करती थी। और वैसे ये हर वर्ल्ड की सच्चाई है, वेल्थ मतलब पावर। बॉबी की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि ऋषि को अब इस न्यू लाइफ से थोड़ा कंफर्ट मिला। यह लग रहा है कि मुझे कुछ महीनों के लिए फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। क्या मैं बस आराम नहीं कर सकता? उसने शिकायत की और अपने बंक पर चढ़ गया। इतनी सारी नई जानकारी को समझना बहुत थका देने वाला था। वह मानसिक रूप से थक गया था। उसे अभी तक इस नए शरीर की आदत नहीं हुई थी और उसे मरने से पहले इस शरीर से जुड़े रिश्तों को भी समझना था। जितना उसने देखा, कुछ रिश्ते तो खत्म करने पड़ेंगे। गहरी नींद में जाने से पहले उसे अपनी नजरों के सामने एक जानी पहचानी स्क्रीन दिखाई दी। लोडिंग, प्लीज वेट डॉट। ये नया है, उसने बड़बड़ाया। चाहे वो किसी भी दुनिया में उठे, उसकी अंदरूनी घड़ी कभी धोखा नहीं देती। नींद में डूबा हुआ वह सुबह 6 बजे उठा ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऊपर वाले बंक पर बैठते हुए उसने देखा कि उसके डॉर्म मेट्स गायब हैं। यह बहुत कम होता था कि तीनों एक ही रात बाहर रहें। बॉबी ने सिर हिलाया और आराम से नीचे फर्श पर कूद गया। उसे यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना था कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। उसके पास करने के लिए और बहुत कुछ था। दिन के बारे में सोचते हुए उसने अपना बैग पैक किया, कचरा बाहर फेंका और फिर अपने सामान को पहले से थोड़ा पैक करना शुरू किया। उसके सारे पर्सनल सामान दिन में शिफ्ट होने वाले थे। अब ग्रेजुएशन का वक्त पास था और इस समय को एक नई जगह ढूंढने और अपना थीसिस पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यह इंटर्नशिप से फुल टाइम एम्प्लॉई बनने का सही समय होता है। दूसरे कंपनियों को एप्लीकेशंस भेज रहे थे जिनमें वे काम करना चाहते हैं। बॉबी के लिए शहर की एक उभरती हुई फाइनेंस कंपनी में उसका दूसरा इंटरव्यू था। उसके सब्जेक्ट्स फाइनेंस, मल्टीमीडिया और मीडिया स्टडीज थे। दूसरा कॉल आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। शुक्र है कि यह इंटरव्यू अभी एक हफ्ते दूर था। सुबह 8 बजे के करीब वह डॉर्म से निकलने के लिए तैयार हो गया ताकि थोड़ी देर लाइब्रेरी में वक्त बिता सके। सिस्टम अब भी लोडिंग स्क्रीन पर था और इस दुनिया की सारी जानकारी उसे स्कूल की लेसन्स से ही मिल रही थी। बॉबी ने सिस्टम के इस अजीब व्यवहार पर चिंता भरे अंदाज में भौहें सिकोड़ लीं। ये पहली बार था जब सिस्टम ने अपना इंट्रोडक्शन देने में इतना वक्त लिया था। उसे अजीब सा लग रहा था। शायद ये सिस्टम के सालों से साथ रहने की आदत थी कि उसकी आवाज ना सुनकर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सिस्टम, उसने अंदर ही अंदर पुकारा। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे फिर वही जानी पहचानी लाइन दिखी। चाहे वो किसी भी दुनिया में उठे, उसकी अंदरूनी घड़ी कभी धोखा नहीं देती। नींद में डूबा हुआ वह सुबह 6 बजे उठा ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऊपर वाले बंक पर बैठते हुए उसने देखा कि उसके डॉर्म मेट्स गायब हैं। यह बहुत कम होता था कि तीनों एक ही रात बाहर रहें। बॉबी ने सिर हिलाया और आराम से नीचे फर्श पर कूद गया। उसे यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना था कि कौन किसके साथ मिला हुआ है।
उसके पास करने के लिए और बहुत कुछ था। दिन के बारे में सोचते हुए उसने अपना बैग पैक किया, कचरा बाहर फेंका और फिर अपने सामान को पहले से थोड़ा पैक करना शुरू किया। उसके सारे पर्सनल सामान दिन में शिफ्ट होने वाले थे। अब ग्रेजुएशन का वक्त पास था और इस समय को एक नई जगह ढूंढने और अपना थीसिस पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यह इंटर्नशिप से फुल टाइम एम्प्लॉई बनने का सही समय होता है। दूसरे कंपनियों को एप्लीकेशंस भेज रहे थे जिनमें वे काम करना चाहते हैं। बॉबी के लिए शहर की एक उभरती हुई फाइनेंस कंपनी में उसका दूसरा इंटरव्यू था। उसके सब्जेक्ट्स फाइनेंस, मल्टीमीडिया और मीडिया स्टडीज थे। दूसरा कॉल आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। शुक्र है कि यह इंटरव्यू अभी एक हफ्ते दूर था। सुबह 8 बजे के करीब वह डॉर्म से निकलने के लिए तैयार हो गया ताकि थोड़ी देर लाइब्रेरी में वक्त बिता सके। सिस्टम अब भी लोडिंग स्क्रीन पर था और इस दुनिया की सारी जानकारी उसे स्कूल की लेसन्स से ही मिल रही थी। बॉबी ने सिस्टम के इस अजीब व्यवहार पर चिंता भरे अंदाज में भौहें सिकोड़ लीं। ये पहली बार था जब सिस्टम ने अपना इंट्रोडक्शन देने में इतना वक्त लिया था। उसे अजीब सा लग रहा था। शायद ये सिस्टम के सालों से साथ रहने की आदत थी कि उसकी आवाज ना सुनकर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सिस्टम, उसने अंदर ही अंदर पुकारा। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे फिर वही जानी पहचानी लाइन दिखी। लोडिंग, प्लीज वेट। उसने बेचैनी में होंठ काटे और फिर कपड़े पहनने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। तभी उसने दरवाजे के पास से जोर जोर की बातें और हंसी मजाक की आवाजें सुनी। बॉबी ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा ताकि वो चेहरे से हट जाएं। ये एक मसल मेमोरी थी। सालों से उसकी हेयर स्टाइल ऐसे ही रही थी जब वो ऋषि और दूसरी पहचाने लेकर जी रहा था, लेकिन बॉबी के तौर पर नहीं। उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। सिस्टर वंशिका कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। ब्रदर बॉबी कितना लकी है कि तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिली। काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे समय पर क्लास के लिए उठा देता। लगता है ब्रदर बॉबी अभी तक सो रहे होंगे। वो तो हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं। बॉबी एकदम रुक गया। वो आवाजें, ये उसके डॉर्म मेट्स थे और उनके मीठे शब्दों से लग रहा था कि उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी। वो हल्का सा कड़वा हंसा और फिर से तैयार होने लगा। दरवाजा जोर से खुला। ब्रदर बॉबी, उठ जाओ, ये रोहित कुमार था। उनका रिश्ता काफी अच्छा था क्योंकि दोनों हाई स्कूल से साथ में थे। क्या तुम तो पहले ही उठ चुके हो? क्या बात है? बॉबी ने कंधे के ऊपर से देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बहुत कुछ करना है, टाइम कम है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे में जो भी था सबने साफ सुनी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। मैं तो अभी एक मस्त रात बिताकर आ रहा हूँ और तुम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा हमें भी इज्जत में ले लो ब्रदर बॉबी, रोहित ने मजाक किया। कोशिश करूंगा। ब्रदर बॉबी, देखो कौन आया है। ये सिस्टर वंशिका हैं। इनकी विजिट बेकार मत जाने देना, अभिजीत सिंह ने कहा। यही वो लड़का था जिसे बॉबी अपने नजरिए से सिर्फ एक फायदा उठाने वाला समझता था। उसे बस लोगों से अपना काम निकलवाना आता था। शायद ग्रेजुएशन के बाद ये प्रोफेशन चमचा बन जाए। बॉबी पूरी तरह से मुड़ा और सबकी तरफ देखा। रोहित कुमार अपने बिस्तर पर बैठा था और नींद से लड़ रहा था। अभिजीत सिंह अब भी दरवाजे पर खड़ा था और अजीब नजरों से बॉबी को देख रहा था।
उसके साथ वंशिका ठाकुर खड़ी थी और बाकी डॉर्ममेट रवि सिंह भी वहीं था। रवि वंशिका के बहुत करीब खड़ा था, लेकिन बॉबी ने कुछ नहीं कहा। वंशिका वहीं फर्श पर जैसे जम गई थी। वंशिका, मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया। सॉरी। क्यों न मैं लाइब्रेरी जाने से पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए ले चलूं, बॉबी ने कहा। उसके कंधे पर बैग पहले से था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी साइड नजर में उसने देखा कि रवि सिंह थोड़ा हिला, वंशिका से हल्का टकराया और फिर एक तरफ हो गया। वंशिका, उसने चिंता भरे चेहरे से पुकारा। वंशिका सुंदर तो थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बॉबी के दिल को नहीं छू रही थी। और ये हैरानी की बात नहीं थी, पुराने बॉबी के दिल में इस लड़की के लिए अब कोई फीलिंग नहीं बची थी। सिस्टर वंशिका, आप ठीक हैं? रोहित कुमार ने बंक से पूछा। ओह, हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, उसने जवाब दिया। उसके लाल रंग के होठ मुस्कराए, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं कल रात इतनी गहरी नींद में था, जैसे दुनिया से कटा हुआ था। आज बहुत एनर्जी फील हो रही है, सोचा इस जोश में अपना काम खत्म कर ही लूं, बॉबी ने कहा। वह सबको बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें खासतौर पर वंशिका और रवि पर थीं। जब उसने कटा हुआ था, यानी डेड शब्द पर जोर दिया, तो दोनों के चेहरे बिगड़ गए। बॉबी ने आसानी से कनेक्शन बना लिया। उसने भौहें सिकोड़ लीं। ब्रदर रवि, तुम ठीक नहीं लग रहे। क्यों न थोड़ा सो लो? अभिजीत सिंह, हमारे भाई के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले आओ। अभिजीत सिंह ने रवि सिंह की तरफ देखा, जिसने जबरदस्ती मुस्कान दी। प्लीज लाना ब्रदर अभिजीत। मैं सच में अच्छा महसूस नहीं कर रहा, रवि ने जोड़ा और अपने बंक की तरफ चला गया। उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ब्रदर। अब हमें अपने कॉलेज के आखिरी दिनों पर ध्यान देना चाहिए। ये आसान नहीं होगा। बॉबी की ये छोटी सी बात आम थी। जब वो किसी और तरह मदद नहीं कर पाता, तब भी सबका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता था। रोहित कुमार ने मुस्कुराकर अपने दोस्त की तरफ देखा। थैंक्स ब्रदर। मैं थोड़ा सो लूंगा, फिर लाइब्रेरी चला जाऊंगा। आज कोई क्लास नहीं है, तो थीसिस खत्म कर लेनी चाहिए। बॉबी कुमार ने उसे सहमति में सिर हिलाया। अभिजीत सिंह ने एक बार और रवि सिंह की तरफ देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। रवि अपने बिस्तर पर था। उसने कमरे के चारों ओर जल्दी से देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन आधे में ही हार मान ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपनी नकली बीमारी को जारी रख सके। इससे पहले उसकी नजर वंशिका ठाकुर से मिली और उसने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। वंशिका, चलो। लड़कों को आराम करने दो, बॉबी ने एक नरम और धीमी आवाज में कहा, वो टोन जो वह सिर्फ वंशिका के लिए इस्तेमाल करता था। वंशिका ठाकुर उसकी गहरी आंखों में खो गई थी, एक पल के लिए खुद को भूल गई। जब उसने उसकी कमर पर उसका बड़ा सा हाथ महसूस किया, तो उसके गाल लाल हो गए और हल्का सा कांप भी गई। अंदर से वो घबरा रही थी, लेकिन बाहर से शांत बनी रही। बॉबी उसे डॉर्म से बाहर लेकर आया और कैंपस से बाहर उस फूड स्टॉल पर ले गया जहां वो अक्सर जाता था। वंशिका ने भौहें सिकोड़ लीं। जब उसने देखा कि बॉबी कुमार स्टॉल के बूढ़े मालिकों से हंसते हुए बात कर रहा था और फिर उसे अपनी पसंद की टेबल पर ले गया, तो उसकी सोच वापस पुराने सवालों पर पहुंच गई। क्या बस इतना ही है जो ये कर सकता है? क्या यही उनका फ्यूचर होगा? सड़क किनारे के स्टॉल से नाश्ता, सिंपल कपड़े, न कोई महंगा रेस्टोरेंट, न ही कोई स्पेशल ट्रीट, वो भी दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रह सकती? बॉबी हैंडसम और स्मार्ट तो है, लेकिन क्या वो उसके सपनों की लाइफ खरीद सकता है?
वंशिका, तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते अभी भी तय है ना? उसने पूछा। उसने उसके सामने एक क्रेप और दलिया की एक सर्विंग रखी। उसकी यादों के हिसाब से जब भी वो उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाता था, वंशिका बहुत कम खाती थी। कल रात उसने जो करने की कोशिश की, उससे उसे उसके दिल की बात समझ आ गई थी, और ये भी कि वो फिलहाल क्या कर सकता है। बॉबी ने उसे उसके मन की नफरत के लिए दोष नहीं दिया। वो इतना अमीर नहीं था कि रोज महंगा नाश्ता कर सके या यूनिवर्सिटी के दौरान कोई हाई एंड अपार्टमेंट ले सके। लेकिन क्या उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वो उसे मारने तक आ जाए? वो चाहती तो बस ब्रेकअप कर सकती थी। क्या उसकी इज्जत इतनी बड़ी बात थी कि वो इतना आसान काम भी नहीं कर पाई? बॉबी ने उसे एक दृढ़ नजर से देखा, फिर क्रेप के टुकड़े छोटे छोटे काटकर उसके हाथों की पहुंच में रख दिए। फिर वो खुद अपना खाना खाने लगा। वो इस सिंपल डिश को खाकर बहुत खुश था। यह उसे उसके असली घर की याद दिला रहा था। डम्पलिंग्स अभी भी गर्म थे और खाने में बहुत आरामदायक लग रहे थे। वह बड़े स्वाद से खा रहा था, जिससे फूड स्टॉल के मालिक भी खुश हो गए। देखो जरा छोटू बॉबी को, जल्दी जा बेटा और दलिया ले आ उसके लिए। ये बड़ा हो रहा है न? बुजुर्ग आंटी ने अपने पति को रसोई की तरफ धकेला और खुद दौड़कर बॉबी कुमार के पास आ गईं। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसकी टेबल साफ करने लगी। तू तो बहुत मेहनत करता होगा पढ़ाई में। चल आंटी और भी लाकर देती है। बॉबी हंस पड़ा और पहले तो शालीनता से मना किया, लेकिन फिर चुपचाप कुछ पैसे उनके झुर्रीदार हाथों में थमा दिए। ये सारा दुलार उसके दिल को छू गया। यही वजह थी कि पहले वाला बॉबी इस जगह को इतना पसंद करता था। ये लोग उसके लिए एक तरह का भावनात्मक परिवार थे। अरे चुप कर अब, आंटी ने हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी। ये पैक करके रख ले जाना। फिर उन्होंने वंशिका ठाकुर की तरफ देखा। जब उन्होंने उसके सामने रखा खाना ज्यों का त्यों देखा, तो उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। बिटिया तू ठीक है? छोटू बॉबी ने कहा था कि तू थोड़ा खाती है, इसलिए हमने तेरे लिए स्पेशल तरीका से बनाया। थैंक यू आंटी। मैं बॉबी को बताना भूल गई कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ, वंशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे हो जाता है। छोटू बॉबी, तुझे क्या लगता है? कोई बात नहीं आंटी। क्या आप इसे उनके लिए पैक कर देंगी? शायद वो लोग भी अभी आते ही होंगे, बॉबी ने कहा और खड़ा हो गया। ठीक है, आंटी बता देगी उन्हें। आंटी ने अपने पति की तरफ देखा जो उसी वक्त पास आ रहे थे। लो बेटा बॉबी, ये ताज़ा समोसे हैं। पढ़ाई करते समय स्नैक में खा लेना। बूढ़े अंकल ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ समोसे थमाए। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। बॉबी कुमार को ऐसा लगा जैसे वो अपने दादाजी या चाचाजी को देख रहा हो। थैंक यू अंकल। दोनों ने प्यार से उसके गाल थपथपाकर उसे विदा किया। और हाँ, ये हेयर स्टाइल तुझे और हैंडसम बना रहा है। ऐसे ही बनाए रखना, आंटी ने कहा। बॉबी के गाल शर्म से लाल हो गए। वो जल्दी से मुड़ा और वंशिका का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। पीछे से उस प्यारे जोड़े की हंसी की गूंज उसके कानों में पड़ती रही जब तक वो दोनों उनसे दूर नहीं हो गए। तुमने अपनी हेयर स्टाइल क्यों बदल ली? ये सवाल बहुत देर की चुप्पी के बाद पूछा गया। कैंपस में टहलते हुए बॉबी कुमार ने अपनी पॉपुलैरिटी और वंशिका ठाकुर पर ध्यान दिया। वंशिका को लोग एक छोटी सी फूल की तरह मानते थे, यूनिवर्सिटी की कई खूबसूरत लड़कियों में से एक। और बॉबी को टॉप 10 हैंडसम लड़कों में गिना जाता था। लेकिन इन सब ऊपरी टाइटल्स की उसे कोई परवाह नहीं थी।
उसे तो बस इस पृथ्वी तारे पर अपनी जिंदगी की चिंता थी। उसे और जानकारी चाहिए थी। कोई खास वजह नहीं, उसने शांत भाव से जवाब दिया, जैसा कि वंशिका को उम्मीद थी। हो, तुम्हें अपनी शक्ल सूरत और बेकार की पढ़ाई छोड़कर नौकरी पाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा सको। उसकी आवाज तीखी और नीचा दिखाने वाली थी, लेकिन बॉबी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी ये बेरुखी वंशिका को और चिढ़ा गई। अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू पास हो गया है तो अब इस बेवकूफी भरे थीसिस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम्हें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम एक अच्छे इलाके में अपार्टमेंट ले सको और लोगों की नजरों में बेहतर दिखो। मैंने पहले ही बताया था कि ब्रदर रवि क्या कह रहे थे। वो अपने पापा से कहकर हमें उनकी कंपनी में शामिल करवा सकते हैं। तुम्हें पता है उनका परिवार कितना सक्सेसफुल है। तुम महीने के करीब 10,000 रुपए कमा सकते हो। तुम्हारे पास है ही क्या? सिर्फ शक्ल और वो बेकार सा घमंड। अब इसका क्या फायदा? कब तक तुम अपनी उस नामौजूद ताकत पर भरोसा करोगे? जवाब दो मुझे। वंशिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो जोर से बोल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गुस्सा क्योंकि बॉबी कुमार ने थीसिस उसे देने से मना कर दिया। गुस्सा क्योंकि जहर असरदार नहीं निकला। गुस्सा क्योंकि वो बार बार इस गरीब लड़के का चेहरा देख रही थी। चाहे वो जितनी भी बातें सुना दे, बॉबी अब भी उतना ही शांत था। उसे उसकी यही आदत सबसे ज्यादा खलती थी। अगर उसने ये सब बातें रवि सिंह से कह दी होती तो वो उसे चुप कराने के लिए कोई गिफ्ट जरूर देता। तो फिर उसने खुद को इस बेवकूफ के साथ क्यों जोड़ा और रवि सिंह के साथ क्यों नहीं? एक सेकेंड जनरेशन वारिस जिसे सब कुछ पहले से मिला है, वो आराम से पैसा खर्च कर सकता है। उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके परिवार की कंपनी उन्हें काम दे देती है और बाकी समय मस्ती में बीतता है ही रवि सिंह की जिंदगी थी। और वही जिंदगी वंशिका ठाकुर चाहती थी। वंशिका, क्या उसने उसी बेवकूफी भरे लहजे पर नाक सिकोड़ते हुए कहा। क्या अपनी खुद की ताकत पर काम करना बेहतर नहीं होता? अगर मैं रवि सिंह का ऑफर मान भी लूं तो क्या होगा जब मुझे स्किल्स या क्वालिफिकेशन की कमी के कारण निकाल दिया जाएगा? मैं चीजें अपने तरीके से करना चाहता हूं। प्लीज समझने की कोशिश करो। बॉबी कुमार चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वंशिका के जोरदार तानों ने वहां कुछ लोगों को खींच लिया था, जिससे अब उस पर सोशल प्रेशर भी बढ़ने लगा था। भीड़ से धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी है जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वो ये क्यों नहीं समझ रही कि ऐसे फेवर टिकाऊ नहीं होते? हाय, मुझे बॉबी के लिए बुरा लग रहा है। वो सब कुछ सही तरीके से करना चाहता है, लेकिन ये लड़की उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है। लेकिन तुमने ध्यान दिया, रवि सिंह ने ये बात उसे बताई, बॉबी को नहीं। ये अजीब नहीं है? मुझे तो ये देखकर और दिलचस्पी हो रही है कि बॉबी इतना शांत कैसे है, जैसा कि हमारे स्कूल के रोल मॉडल से उम्मीद की जाती है। वंशिका ठाकुर ने मन बना लिया। अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अब सिर्फ अपना सोचना है, इस लड़के की फिक्र छोड़नी है। तुम्हें सीखना चाहिए कि दुनिया फेयर नहीं होती। बॉबी तो हंस देना चाहता था। वो उसे अनफेयरनेस पर लेक्चर दे रही थी। अगर इस दुनिया में सिस्टम ने भी उसे छोड़ दिया, तब भी वो खुद को संभाल सकता है। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसकी मेहनत की कदर होगी। कोई आमसी नौकरी भी उसके लिए ठीक रहेगी। सच कहें तो वो अब थक चुका था। तुम क्या कह रही हो वंशिका?
उसने जानबूझकर हैरान चेहरा बनाया और एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। वंशिका ने एक कदम पीछे लिया और सिर ऊंचा किया। बॉबी कुमार को मानना पड़ा कि वो वाकई खूबसूरत थी। उसका छोटा सा चेहरा, लाल होंठ, नन्ही नाक और गहरी आंखें, सब कुछ एकदम बैलेंस में था। उसका पतला शरीर उसकी सुंदरता को और निखारता था। लेकिन उसका माइंडसेट बॉबी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। सच कहें तो बॉबी अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसे चीजें उसकी प्रायोरिटी में नहीं थीं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चलो अलग हो जाते हैं। हिस। तेज सांसें और उत्साहित फुसफुसाहटें हवा में फैल गईं। सारी भीड़ में ब्रेकअप की खबर तेजी से फैलने लगी। वंशिका ठाकुर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसके लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अब वो उस आदमी के साथ हो सकती है जो उसे रानी जैसा ट्रीट करेगा। जब सब लोग उसके रिश्ते के टूटने पर ध्यान दे रहे थे, उसी वक्त बॉबी कुमार के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने अपने कानों में वो जानी पहचानी आवाज सुनी। बधाई हो होस्ट, आपकी सफल ट्रांसमिग्रेशन पूरी हो गई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपको टाइकून इनहेरिटेंस सिस्टम अलॉट किया गया है। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? रुको, क्या?